कि जो भी अपना घर छोड़ के आते हैं बाहर प्रिपरेशन के लिए आते हैं, तो वो अपना फोकस सेट रखे, अपने फोकस को इधर उधर ना होने दे। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर इधर आता है प्रिपरेशन के लिए, तो नॉर्मली कि 10 to 15,000 20,000 कोचिंग फीस इतनी आई है, तो पेरेंट्स सभी का ये नहीं कि हाँ भाई मीडियम बैकग्राउंड। मेरा उसके बाद SSC CPO में 2 बार सिलेक्शन हुआ, जो कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। लेकिन उसमें ये है कि आपको 1 साल की ट्रेनिंग करनी होती है, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको पढ़ाई के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, तो मैंने वो क्विट करना पड़ा। अच्छा। कि फिर मैंने क्या डिसाइड किया कि जॉब को इसी को रख के बेशक कुछ भी है तो UPSC के लिए जाऊँ, क्योंकि दिल्ली में सब कुछ सेटअप था, सब कुछ आसान था। दोस्तों, यदि आप UPSC के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेप लैडर ऐप के UPSC ट्रेजर्स के बारे में। ट्रेजर्स आपकी लर्निंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। तैयारी के लास्ट दिनों में रिवीजन की पर्सपेक्टिव से ये ट्रेजर्स बहुत ही शानदार है और आपकी तैयारी को बहुत ही इजी बना देगा। दोस्तों, ट्रेजर्स के कुछ खास फीचर्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, UPSC तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है टॉपिक और कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना। तो आप प्रेप लैडर ऐप से रिकॉल कर सकते हैं, पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंप्लीफाई, आप हर चैप्टर या टॉपिक को ट्रेजर्स से एक्सेस कर सकते हैं प्रेप लैडर ऐप से। सेकंड नंबर, ट्रेजर्स की सबसे बेस्ट बात यह है कि आप अपनी तैयारी की ज़रूरत के अनुसार ट्रेजर्स का बुक मार्क कर सकते हैं। थर्ड नंबर, UPSC एग्जाम से 1 दिन पहले आप बुक या नोट्स नहीं पढ़ पाते हैं तो आप में ट्रेजर्स में एक समरी अवेलेबल है, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, कितना शानदार फीचर्स हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और प्रेप लैडर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद न्यू स्टूडेंट है तो रजिस्टर करने के बाद आप हमारा कोड SCU इस्तेमाल करना ना भूलें। इस प्लेटफॉर्म पर आपको UPSC से रिलेटेड सारा मटेरियल्स मिल जाएगा और आप एक ही प्लेटफॉर्म पर ड्रीम टीम के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बना सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी जाओ और एप्लीकेशन डाउनलोड करो और अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि वर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स व्यू में। जैसा कि मैं आज मुखर्जी नगर गर्व PG में हूँ और हमारे साथ हैं रमन सर, और रमन सर ऑलरेडी SSC के जॉब में है और इन्होंने UPSC की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की है साथ ही साथ। तो हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में आज जानेंगे। सर, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम रमन डागर है। आप कहाँ से हैं? मैं झाड़ोदा कला से हूँ, दिल्ली से बेसिकली। आपकी जॉब किधर है? मेरी जॉब एक्चुअली मैं SSC में सेलेक्ट हुआ था 2018 में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मुझे डिपार्टमेंट मिला था और उसके थ्रू मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हूँ। तो हमारी जो बेसिकली क्या है, जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है दिल्ली में, उनको हैंडल करना है। जैसे कि लाल किला, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद फोर्ट, हौज खास, हुमायूं टॉम, ये सब। तो फिलहाल मेरी पोस्टिंग चल रही है लाल किला। तो अभी आप कब ज्वाइन किए हैं? मैंने ये जॉब ज्वाइन की थी 2018 में। और आप इसकी प्रिपरेशन कब से करते थे? इसकी मैंने प्रिपरेशन की थी 2016 में, जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ। अच्छा, तो आपका कॉलेज कहाँ से है? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के SGTB खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की अपनी। BSc मैथ्स ऑनर्स से। तो आपने ये जॉब अपने से प्रिपरेशन की है या कहीं कोचिंग्स वगैरह से? नहीं, एक्चुअली मैंने 2016 में पैरामाउंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, तो उसी के थ्रू मैंने अपना सफ़र शुरू किया था SSC में। अच्छा, तो SSC के जॉब से UPSC में आने का कैसा प्लान बना आपका? एक्चुअली मैम, SSC में ये नहीं कह सकता कि अच्छी जॉब नहीं है, अच्छा फ्यूचर नहीं है, लेकिन अच्छी जॉब है। लेकिन क्या है कि UPSC का एक अलग ही लेवल है। उसमें आप एक तरह से डायरेक्टली गवर्नमेंट को सर्व कर सकते हो, आपको इनडायरेक्टली होने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें SSC में क्या है, एक तो वो स्टेटस नहीं है जो आप चाहते हो लाइफ में। देखो, सभी का ये ड्रीम होता है कि वो एक स्टेप ऊपर जाए, तो SSC उतना लेवल नहीं है, मतलब जितना UPSC का है। UPSC हमें डायरेक्ट गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट देता है, पावर होती है हमारे पास, हम कुछ चेंज कर सकते हैं सोसाइटी को, जो कि SSC में नहीं कर सकते। तो आप अपना UPSC की प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे, कब से आप स्टार्ट किए हैं? देखो, मैंने जॉब ज्वाइन करने के बाद 2018 में 1 साल मुझे जॉब में एडजस्ट होने में लगा, क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कहीं पे ट्रांसफ़र, कभी कहीं पे। फिर उसके साथ मैंने जॉब स्टार्ट की। जब मेरा शेड्यूल बना तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं UPSC के लिए जाऊँगा, क्योंकि मुझे इसमें कुछ ज़्यादा स्कोप दिखा नहीं। उसके बाद मैंने UPSC की सेल्फ स्टडी स्टार्ट की और मैंने क्या किया, ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्री। शुरू में इंटरेस्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है, देखो। और एक बात है कि अगर आप एक जॉब कर रहे हो, उसके साथ एक ऐसी जॉब की प्रिपरेशन करना जो इंडिया की ऑलमोस्ट सबसे बेस्ट जॉब है, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में अपना इंटरेस्ट बनाना शुरू किया। हालांकि डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, 8 आवर्स की जॉब है, उसके साथ प्रिपरेशन भी ऐसी जॉब के लिए जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, सबसे डिफ़िकल्ट जॉब है। फिर मैंने क्या किया, इसमें अपना धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट बनाया।
फिर उसके थ्रू, हालांकि इम्पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर मैंने डॉक्यूमेंट्री से स्टार्ट किया। जैसे कोई भी हिस्ट्री है, जियो है, पॉलिटी है, इनकी डॉक्यूमेंट्री देखनी स्टार्ट की। उसमें क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट बनता है, बुक्स के बजाय उसमें से ज़्यादा आपको नॉलेज तो खैर उतनी नहीं मिलती, लेकिन आपका इंटरेस्ट बनता है और आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। फिर मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी। उसके बाद सेल्फ स्टडी आप कितने आवर्स कर लेते हैं जॉब के साथ साथ? मैम एक्चुअली ये है कि मेरा सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाता है पढ़ने का, तो उसमें ये लगा लो 12 से 14 घंटे में पढ़ता हूँ। अच्छा, यूपीएससी के लिए? हाँ जी। काफ़ी अच्छा है। और आप अपने मतलब आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है मैम। तो ऑप्शनल की कहाँ से प्रिपरेशन? आप तो ऑलरेडी एसएससी में है। हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि मैंने बीएससी एमएससी मैथ से ही कर रखा है। तो यूपीएससी चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, वो क्या होता है, जो हमारी बेसिक स्टडीज़ होती है उसी के सिलेबस से होता है। अगर किसी ने वो अच्छी तरह से कवर कर रखा है तो उसकी प्रिपरेशन में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। तो स्टार्टिंग से ही मेरा जैसे इंटरेस्ट रहा है पढ़ाई में, मुझे टॉपिक्स लगभग क्लियर है, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा रिमाइंड करना पड़ता है। तो मैंने बीएससी मैथ्स, बीएससी की जो बुक्स थी मेरी और एमएससी की जो बुक्स थी वो तो पढ़ाई की, मतलब रीड की, साथ में आईएमएस की, आर गुप्ता की, ये सब बुक्स पढ़ी। अच्छा, इनके नोट्स लिए। हाँ जी। तो आप जैसे कि जो जिनका ऑप्शनल मैथ होगा, तो आप इनको क्या मैसेज देना चाहोगे, कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, अगर ये नहीं कह सकते कि मैथ्स एक इजी टॉपिक है, जैसे हिंदी है, हिस्ट्री है, ये थोड़े इजी पढ़ते हैं, इसमें सिलेबस कवर हो जाता है। लेकिन मैथमेटिक्स काफ़ी वास्ट सिलेबस है, इसमें काफ़ी वास्ट सिलेबस और आपको नॉलेज अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो मैं उनके लिए ये कहूँगा, फ्रेशर्स के लिए, कि वो स्टार्टिंग से ही अगर अपना मैथ सब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो 8th क्लास से अपने मैथ्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले, स्टार्टिंग से उस पर एक्स्ट्रा फोकस दे, 1 to 2 आवर्स उसमें एक्स्ट्रा अपनी नॉलेज डालने की कोशिश करें, नया सीखने की कोशिश करें। अगर आपका सब्जेक्ट 11th 12th ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर मैथ्स में आपका अच्छा चल रहा है तो आपको मैथ्स ज़रूर लेना चाहिए। सर, आप यूपीएससी के लिए बताइए कि यूपीएससी के लिए इस बार कब देंगे या पहले दे चुके हैं? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? देखो, मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था 2021 में, वो मेरे लिए बिल्कुल फ्रेशर था, मुझे प्रिपरेशन करते हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो इसी कारण मेरे 2 मार्क्स कम रह गए, मतलब मैं क्रॉस नहीं कर पाया यूआर की कट ऑफ। तो अभी की क्या प्लानिंग है? अभी की प्लानिंग ठीक है, अब इस टाइम मैं अपना नेक्स्ट अटैम्प्ट दूंगा और मुझे श्योरिटी है कि इस बार क्लियर होगा प्री, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है। बेसिकली मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने बाजीराव एंड सन्स की सारी बुक्स ऑलमोस्ट कवर कर रखी है एक बार तो। लेकिन ये है कि मार्केट में मटेरियल की कमी नहीं है, बहुत। आपके पास 100 ऑप्शन हो गए बुक्स चूज करने के, लेकिन ये है कि आप एक बुक को अगर ढंग से पढ़ते हो, कवर करते हो, तो वो सबसे ज़रूरी है कि आपको याद कितना रहता है या आपकी उसमें इंटरेस्ट कितना होता है। अब बुक्स कितनी पढ़ लो, लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। टेक्निक भी फॉलो करते हैं, जैसे कि सब लोग अपनी टेक्निक बताते हैं, कुछ पढ़ने की टेक्निक, देखो लर्न करने की टेक्निक, तो आपके पास तो कुछ होगी ना, मैथ वालों के पास हाँ कुछ जी, ज़्यादा हाँ जी। होती है। एक्चुअली टेक्निक क्या है, जैसे कोई भी हो अगर लगातार पढ़ता है तो जो शुरू का 1 आवर होता है उसमें ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है कंपैरिजन उसके कि आप 4th आवर में क्या पढ़ रहे हो लगातार। तो जैसे अगर स्टार्टिंग में आपका कंसंट्रेशन ऑब्वियस है वो ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड भी थक जाता है। तो मेरी क्या टेक्निक होती है, मैं जैसे 1 आवर पढ़ा, फिर 10 मिनट का देता हूँ गैप, उसमें सॉन्ग्स वगैरह जो भी आपका इंटरेस्ट है वो करो, उससे क्या होता है आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, उसको टाइम मिल जाता है रिकवरी के लिए। फिर 51 मिनट्स पढ़ो, फिर उसके बाद थोड़ी रिकवरी। तो मैं इस शेड्यूल को अपनाता हूँ। इससे क्या होता है कि आपका माइंड एब्जॉर्ब करने में मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। एक आप लगातार पढ़ रहे हो, आपके लिए आप पढ़ रहे हो 10-12 घंटे, लेकिन वो एक 6 घंटे वाला भी उससे अच्छा पढ़ सकता है अगर वो ढंग से पढ़े तो इसीलिए लगातार पढ़ने का इतना फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तो आप अपने रिसोर्सेज बता सकते हैं कि क्या क्या फॉलो कर रहे हैं इस समय में? देखो, मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे पास और तो ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं। मैंने बाजीराव एंड सन्स की बुक ली और वो सारी ऑलमोस्ट कवर कर रखी है मैंने। और साथ में पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत सर की बुक ली है। अच्छा। और मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था तो सारी बीएससी एमएससी की वो मैंने स्टार्टिंग में रिवीजन करनी शुरू की, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो जो हम पढ़ते हैं उससे ही बनता है। और उसके अलावा मैंने आईएमएस के नोट्स वगैरह, आर गुप्ता सर की बुक्स वो पढ़ा है। और आप बताएंगे कि आपकी इंस्पिरेशन कौन होगा? देखो, अगर यूपीएससी की बात करें तो मैं सचिन अतुलकर सर से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। उनकी वे ऑफ स्पीकिंग, उनकी डिसीजन पावर, हाउ ही वर्क्स, तो वो सब काफ़ी इंस्पायर करता है और उन्हीं के देख के मैं इससे इंस्पायर हुआ, उन्हीं के एटीट्यूड से। थैंक यू। तो सर, आप अपना जर्नी के बारे में बताएंगे कि एसएससी से जॉब में यहाँ पे वैसे भी दिल्ली है तो आपको भी घर छोड़ के आना पड़ा होगा, तो आपने यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, या इसके बीच में आपको कोई जॉब और मिली या आपने छोड़ा, आप बताएंगे? एक्चुअली मैम देखो, जर्नी तो हर किसी की हो, कोई भी कामयाब हो, थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में मैं मुखर्जी नगर आया तो
हाँ ये है, सफ़र आसान नहीं था क्योंकि एकदम से घर से बाहर आना, फर्स्ट टाइम आना, मन नहीं लगता, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, टाइम लगता है एडजस्ट करने में। तो मैंने 2016 में जैसे ही मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ मैं इधर रह गया। फिर मैंने क्या किया, पैरामाउंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग स्टार्ट की SSC की। उसके बाद 6 मंथ्स कोचिंग करके मैंने सेल्फ स्टडी, लाइब्रेरी वगैरह ये सब यूज़ किया। हाँ हालांकि थोड़ा उस टाइम पे पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहता था क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, जॉब नहीं होती, घर का बैकग्राउंड देखना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सेल्फ स्टडी लगातार रखी। फिर 2017 में मैंने एग्ज़ाम दिया था और प्रिपरेशन अच्छी थी और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो वो निकल गया। उसके बाद 2018 में मेरी ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन शुरू में मेरा ये प्लान था कि ज्वाइनिंग ना करके आगे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखूँ। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, फैमिली भी देखनी पड़ती है यार कुछ। एक ये होता है कि आप खुद अर्न करते हो तो आपके पास इतना प्रेशर नहीं होता प्रिपरेशन करने का कि ये भाई पैसे कहाँ से आएंगे या अदर सोर्सेज वगैरह। आप इतने सालों से रह रहे हो, आपको घर को कितनी याद मिस करते होंगे? हाँ मिस तो करता हूँ, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ऐसे एडजस्ट करना, लेकिन बस ये है कि अपना करियर बनाने के लिए एक बार ये है कि करियर सेट हो जाए तो फैमिली का भी करियर साथ में ही सेट हो जाता है। जी सर। अगर आपका करियर अच्छा तो फैमिली का भी अच्छा है। तो उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन करने का एक बार तो डिसीजन किया कि ना करूँ। पेरेंट्स ने भी बोल दिया था कि आपके ऊपर, अगर आप आगे प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मत करो, और अगर आपको प्रिपरेशन करना है, मतलब अगर आपके ऊपर है, मतलब आपको करना है नहीं करना सब आपके ऊपर है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने सोचा कि 2018 में एग्ज़ाम्स भी नहीं थे, SSC में थोड़ा इशू चल रहा था, तो मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। उसके बाद जॉब में थोड़े बिजी रहा, लेकिन फिर पता चल गया हाँ भाई यहाँ पे करियर नहीं रुकना चाहिए, आगे इससे तो बढ़ना पड़ेगा क्योंकि पीछे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मेरा उसके बाद SSC CPO में 2 बार सिलेक्शन हुआ, जो कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। लेकिन उसमें ये है कि आपको 1 साल की ट्रेनिंग करनी होती है, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको पढ़ाई के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, तो मैंने वो क्विट करना पड़ा। अच्छा। कि आप वहाँ पे ऐसे एडजस्ट नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद मेरा SSC में सिलेक्शन हुआ, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिली, लेकिन वो मुझे मिली चेन्नई। अब चेन्नई जाना, एक दूसरे शहर में जाना, प्रिपरेशन करना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता। तो फिर मैंने क्या डिसाइड किया कि जॉब को इसी को रख के बेशक कुछ भी है तो UPSC के लिए जाऊँ, क्योंकि दिल्ली में सब कुछ सेटअप था, सब कुछ आसान था। सर आपकी जर्नी से सुन के मेरे को बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, मुझे तो खैर इंस्पिरेशन मिल ही रही है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी और कुछ तो सर आप हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो लोग गांव से आते हैं, या जैसा कि देखा जाता है कि लड़कियों को लोग नहीं भेजना चाहते हैं, तो आप उनको क्या, उनके पेरेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे आएँ पढ़ें? देखो सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि जो भी अपना घर छोड़ के आते हैं बाहर प्रिपरेशन के लिए आते हैं, तो वो अपना फोकस सेट रखे, अपने फोकस को इधर उधर ना होने दे। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर इधर आता है प्रिपरेशन के लिए तो नॉर्मली कि 10 to 15,000 20,000 कोचिंग फीस इतनी आई है, तो पेरेंट्स सभी का ये नहीं कि हाँ भाई मीडियम बैकग्राउंड है या कुछ अच्छा बैकग्राउंड है, तो सभी को पेरेंट्स को अपनी तरफ, मतलब उनकी तरफ देखना चाहिए, अपने पेरेंट्स की तरफ कि कितने सेक्रीफाइसेस है, कैसे वो आपको पे कर रहे हैं, और आप इधर अपना फोकस से हटके कहीं और दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये सबसे ज़रूरी कि आपका फोकस ना हटे, क्योंकि आपको देखना चाहिए अपनी फैमिली की तरफ कि वो आपके लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। आप स्ट्रगल कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली आपसे ज़्यादा करती है जब आप कहीं बाहर रहते हो, क्योंकि उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि आप एक अलग अपने घर को छोड़ के दूर जा रहे हो, तो सभी को प्रॉब्लम होती है। बाकी मैं लड़कियों के लिए ये कहना चाहूँगा कि अब तो काफ़ी फ़र्क आ गया है, लेकिन धीरे धीरे हर जगह पर पहुँच जाएगी लड़कियों का। हाँ ये मैं मानता हूँ कि बाहर निकलने की इतनी वो नहीं है, कोई जाने नहीं देता, क्योंकि ये सब एजुकेशन से है। जो इलिटरेट आदमी होते हैं उनकी सोच होती है कि वो बाहर ना जाने दे, लड़कियों को घर पे ही रखे, लेकिन अब तो एजुकेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है काफ़ी तेज़। और अब तो ऑनलाइन जो सिस्टम हुआ है कोरोना के बाद या उससे पहले डिजिटल इंडिया 2018 से, उसके बाद क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप घर रहकर भी पढ़ सकते हो, क्योंकि काफ़ी कोचिंग्स ऑनलाइन हो गई है, जिससे आपके पैसे बचते हैं, आपका बाहर का खर्च बचता है और काफ़ी कुछ बचता है, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता इतना। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूँ कि लड़कियों के लिए है, अगर वे ऑनलाइन पढ़ती है तो। इससे ये भी है कि उनका बाहर जाने की ज़रूरत नहीं और उनका गोल भी अचीव हो सकता है। थैंक यू। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो और इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। तो आप हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए और ऐसी ही वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किसे कीजिएगा। एंड धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।